अंधेरे में चीजें क्यों नजर नहीं आती, रोशनी में चीजें क्यों नजर आती हैं, विजिबल लाइट हमें कौन कौन सी चीजों को देखने में हेल्प कर सकती है, व्हाट इज द बेसिक फिनोमिना टू सी एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को देखना हो उसका बेसिक फिनोमिना क्या है, डज एटम एग्जिस्ट, क्या एटम एग्जिस्ट करता है, एक फुल स्टॉप के अंदर कितने एटम आ सकते हैं, एक एटम का साइज कितना है, क्या हम एक सिंगल एटम को देख सकते हैं, एटम का मैस क्या है। बच्चों, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। शुरू करते हैं एविडेंस ऑफ एन एटम। एविडेंस ऑफ एन एटम, तो एविडेंस ऑफ एटम शुरू करने से पहले, यानी एक एटम का सबूत क्या है, प्रूफ क्या है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर एक हम चीज़ों को अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते और रोशनी में क्यों देख पाते हैं। बच्चों, बेसिकली लाइट जो होती है ना, लाइट जो भी रेडिएशन हम यूज़ करते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके टकराती है, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख के रेटिना के ऊपर इमेज बनाती है और जिससे वो हमें चीज़ें नज़र आती हैं। और यही वजह है कि अंधेरे के अंदर रोशनी नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर पड़ती नहीं है और इस वजह से हमें जो चीज़ें हैं वो अंधेरे में नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले लाइट होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि उस लाइट की जो वेवलेंथ है ना, जो वेवलेंथ है उस रेडिएशन की, जो हम लाइट जो देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, उनकी जो वेवलेंथ है वो उस चीज़ के ऑब्जेक्ट के ना, ऑब्जेक्ट के उस चीज़ के साइज़ के डायामीटर के बराबर या तो हो या उससे स्मॉलर होनी चाहिए, वरना हम वो चीज़ों को नहीं दिखा पाएगी। जैसे हम बात करते हैं बेसिक फिनोमिना, बेसिक फिनोमिना टू सी दी ऑब्जेक्ट्स। चीज़ों को बेसिकली कैसे देखा जाता है, कैसे नज़र आती हैं। देखो, सबसे पहली बात कि लाइट यूज़ की जाती है देखने के लिए, रेडिएशंस यूज़ की जाती है देखने के लिए। लाइट के बगैर चीज़ें नज़र नहीं आती, तो जो लाइट यूज़ करेंगे वो कौन सी होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। टू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, यानी जो लाइट यूज़ कर रहे हो, मस्ट बी स्मॉलर, या तो वो स्मॉलर हो, स्मॉलर, और मस्ट बी स्मॉलर और इक्वल, मस्ट बी स्मॉलर और इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हो, कोई भी चीज देखना चाहते हो ना, उसका जो साइज है वो उस लाइट की वेवलेंथ के, रेडिएशन की वेवलेंथ के या तो बराबर हो, या बच्चों जो लाइट की वेवलेंथ है वो उससे छोटी होनी चाहिए, या ये ऑब्जेक्ट का साइज उससे बड़ा होना चाहिए। तो दो बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखें। अब इसका देखो, मैं यहाँ आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये मेरे पास एक, फर्ज करें कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, मुझे इस पे लाइट फॉल करनी पड़ेगी देखने के लिए। अगर मैं एक लाइट, ऐसी लाइट यूज करूं जिसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी हो, वेवलेंथ, ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है, साइज आप देखें वो छोटा है, स्मॉलर साइज का है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो हमने लाइट ली है इसकी जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर है, तो ये हमें नहीं दिखा पाएगी। अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसी रेडिएशन यूज करनी पड़ेगी, ऐसी रेडिएशन यूज करनी पड़ेगी जो इसके साइज के, जिसकी वेवलेंथ कंपेरेबल हो, करीब करीब हो, इक्वल हो या स्मॉलर हो। हम कोई शॉर्टर वेवलेंथ, होता क्या है कि हम यहाँ से कोई शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट लेते हैं, रेडिएशन लेते हैं, वो यहाँ पर टकरा के वापस आती है और हमारी आंख का जो रेटिना है वहाँ पर इमेज बना देती है और वो चीज़ हमें नज़र आ जाती है। देखें, ये बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट सीधे गुजर गई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, हमारी आंख तक रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आई, हमें चीज़ें नज़र नहीं आई। लेकिन ये जो छोटी वेवलेंथ की, जो इस ऑब्जेक्ट के साइज के इसकी वेवलेंथ बराबर है तकरीबन, तो वो इसको हमें दिखा पा रही है। तो बच्चों, या तो उसकी वेवलेंथ, रेडिएशन की जो वेवलेंथ है स्मॉलर होनी चाहिए या उसके साइज के इक्वल होनी चाहिए, जो भी चीज देखना चाहते हैं आप लोग। तो हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो है एविडेंस ऑफ एन एटम। हम एक एटम को कैसे देख सकते हैं और एविडेंस का लफ्जी मतलब क्या है।
एविडेंस का मतलब है प्रूफ कह लें आप इसको, प्रूफ। प्रूफ क्या, एक एटम का सबूत क्या है, प्रूफ, या इसको गवाही कहते हैं आप लोग, गवाही, या आप इसको शहादत कहते हैं, शहादत। तो एक एटम का क्या प्रूफ है बच्चों? एक सिंगल एटम को नहीं देखा जा सकता, एक सिंगल एटम को, एक सिंगल एटम, हम उसको आइसोलेटेड एटम को नहीं देखा जा सकता। बहरहाल फिर भी इसकी जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है ना, इसकी डायरेक्ट एविडेंस की नियरेस्ट पॉसिबिलिटी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके की जा सकती है। अब देखें यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक का एक सेंटेंस है, कहता है इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स। एक एटम को देखना पॉसिबल नहीं है, बट इट इज नॉट possible actually to see the atoms, but possibility of its direct evidence is possible by using electron microscope। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके हम एटम की डायरेक्ट एविडेंस का पता लगा सकते हैं। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। बच्चों लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जिसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हो, ये हमें एटम को देखने में हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो एटम के साइज से लार्जर देन होती है। इसलिए ये कौन से ऑब्जेक्ट के साइज के ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहली बात कि ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप, इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं या इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसके बारे में याद रखें, कैन नॉट हेल्प अस, कैन नॉट हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, ये सॉरी टू सी दी एटम, टू सी दी एटम, ये एटम को देखने में हेल्प नहीं कर सकती। वजह क्या है? बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट यूजेस विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट को यूज करती है, और विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, विजिबल लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। वेवलेंथ को मैं लैम्डा से जाहिर कर देता हूं, आप पेपर में फुल स्पेलिंग के साथ ही लिखेंगे। इट यूजेस विजिबल लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। अब बच्चों यहां पर फर्ज करें कि आपके पास यहां पर एक एटम है। जो एक एटम होता है ना, एटम का जो साइज होता है, ये मैं एक एटम रख रहा हूं, यहां मैंने एटम ले लिया। एटम का जो साइज होता है वो 2 एंगस्ट्रॉम होता है, 2 एंगस्ट्रॉम। तो एटम का जो डायामीटर है, अब मैं इसके ऊपर लाइट फॉल करता हूं, ये मैंने इसके ऊपर लाइट फॉल की और ये मैंने इसके ऊपर विजिबल लाइट फॉल की। बच्चों आप देखें, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ ग्रेटर है और वो होती है 500 नैनोमीटर। जबकि जो एटम है, एटम का जो साइज है वो 2 एंगस्ट्रॉम होता है, एटम का जो साइज है या डायामीटर वो छोटा है। तो ये जो वेवलेंथ है ये स्मॉलर होनी चाहिए थी वेवलेंथ। यहां पर आपको पता है कि 5, ये नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर जो है ये एक प्रीफिक्स है जो कि 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, लाइट माइक्रोस्कोप, इट कैन मेजर, इट कैन मेजर अप टू और above 500 नैनोमीटर। ये अप टू और अबव 500 नैनोमीटर चीजों को मेजर कर सकती है, इस साइज के ऑब्जेक्ट्स को, या तो इससे बराबर हो या इससे ऊपर हो। इससे स्मॉलर को, यानी जैसे एटम 2 एंगस्ट्रॉम है, इसको ये हमें नहीं दिखा सकती। तो ये इसका डीमेरिट भी है, इसका ड्रॉबैक भी है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह लें या लाइट माइक्रोस्कोप कह लें। मूव करते हैं हम नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या हमें एटम को देखने में हेल्प करेगी? बच्चों एक सिंगल एटम को नहीं देखा जा सकता। एक फुल स्टॉप के अंदर तकरीबन 20 लाख एटम होते हैं, राउंड अबाउट, इससे ज्यादा कम। तो एक फुल स्टॉप के जो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर छोटा सा फुल स्टॉप होता है, उसका आप 20 लाख हिस्से करोगे, उसमें से एक हिस्सा एटम होगा। तो कितना छोटा है एटम, तो एक एटम को, लेकिन पॉसिबिलिटी
हमारे पास है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एविडेंस ऑफ एटम को पता लगा सकते हैं। तो इसके बारे में बच्चों कैन गिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन गिव direct evidence of an atom। ये एक एटम की हमें डायरेक्ट एविडेंस देगा। अब वो कैसे देगा? देखो, इट यूजेस बिकॉज ये 3 डॉट्स बिकॉज को जाहिर करते हैं। इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम को। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का साइज तो एटम से भी काफी छोटा होता है। तो बिकॉज याद रखेंगे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन much smaller than the size of एटम के साइज से भी छोटा है। एंड वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से भी छोटा है। बच्चों विजिबल लाइट की वेवलेंथ आपको बताया, वैसे ये बेसिकली 400 से 700 नैनोमीटर होती है। हमारी बुक में लिखा है कि 500 नैनोमीटर तक। और जो हमारे पास एटम का साइज है ये होता है 2 एंगस्ट्रॉम तक। और देखो ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन है, ये 2 से 3 एंगस्ट्रॉम की रेंज में इसकी वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन बीम की, 2 से 3 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखें यहाँ पर आपके पास फर्ज करें एटम पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एटम पड़ा हुआ है। हम इस एटम के ऊपर, यानी ये 2 एंगस्ट्रॉम का है, इसके ऊपर हम ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराएगी और जाकर आंख के ऊपर इमेज बना देगी रेटिना पर। और देखो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज की जाती है। और हमें ना ये इसका एक सबूत मिलता है, एविडेंस मिलता है फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ग्रेफाइट के पीस का फोटोग्राफ लिया है, वो हम देखते हैं कैसे लिया है। फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्रेफाइट का एक छोटा सा पीस है। ग्रेफाइट के एक छोटे के पीस को हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके देखा है। 15 मिलियन टाइम्स हमने इसको लार्जर करके देखा। तो पता चला यहाँ पर 2 तरह के बैंड बनते हैं, एक तो ब्राइट बैंड बनता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और ये डार्क बैंड आ जाएगा। इस तरह से एक पिक्चर हासिल होती है, फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट इसको आप कहते हैं। और बच्चों इसका क्या मतलब है, ये ब्राइट बैंड का क्या मतलब है और इन डार्क बैंड का क्या मतलब है? देखो एक तो ये चीज़ है कि अगर सारी रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पर जाके टकराएगी ना और टकरा के वापस आ जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी कुछ भी, तो वो हमें वाइट नजर आती है। लेकिन अगर सारी रोशनी जाकर अब्जॉर्ब हो जाए तो वो डार्क नजर आती है। जैसे मैंने इस वक्त ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, तो ये क्यों ब्लैक नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये सारी लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जो चीज़ वाइट नजर आ रही है, जैसे वाइट बोर्ड है, ये सारी रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं ना, ये कलर इज एसोसिएटेड विद वेवलेंथ। तो खास किस्म की जो वेवलेंथ एमिट होती है वही कलर हमें नजर आता है। अब डार्क बैग ये जो बैंड है और वाइट बैंड है, ब्राइट बैंड, इसका क्या मतलब? बच्चों यहाँ पर जो वाइट बैंड है ना, ब्राइट बैंड जिसको कहते हो, ब्राइट बैंड, ये है लेयर्स ऑफ एटम्स, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम्स के लेयर है। आपको पता है ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। ये पेंसिल का जो लेड पेंसिल जो होती है, ये ग्रेफाइट है, कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो हमें ये क्या मिलता है? एक लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। और ये जो दरमियान में डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड किसको जाहिर करते हैं? ये स्पेसिस बिटवीन लेयर्स, स्पेसिस बिटवीन लेयर्स। अब ये डार्क बने क्यों बेटा? ये दरमियान में स्पेसिस है, यहाँ से सारी लाइट पास कर जाती है, सारी लाइट गुजर जाती है, वो डार्क नजर आता है।
और जहां जहां एटम है वो सारी लाइट को क्या करते हैं, डायफ्रैक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो हमें क्या नजर आता है, ब्राइट बैंड नजर आता है। तो वो लेयर्स ऑफ कार्बन एटम है। नेक्स्ट हमें एविडेंस ऑफ एटम मिलती है एक्सरे वर्क से भी मिलती है। रिजल्ट ऑफ एक्सरे वर्क हमारे पास क्या था, देखो 20th सेंचुरी के अंदर ना, 20th सेंचुरी में एक्सरे किया गया और एक्सरे से हमें एटम का पता चला, एटम के एविडेंस पता चला, और वहां से हमें डायामीटर ऑफ एटम पता चला। डायामीटर ऑफ एन एटम पता चल गया। बच्चों आप डायामीटर को साइज भी कह सकते हैं, एक एटम का साइज। वो कितना पता चला, वो हमें पता चला 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये जो 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है ना, ये इतनी सी ये जो वैल्यू, इसको एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। ये 2 एंगस्ट्रॉम भी लिखी जा सकती है। देखो एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जो होता है ये एक प्रीफिक्स ही है, कॉमनली यूज्ड यूनिट है फॉर साइज ऑफ एटम का साइज, रेडियस वगैरह, इस तरह वेवलेंथ वगैरह को। तो ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है, जबकि नैनोमीटर मैंने आपको बताया वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर है, वो नैनोमीटर है। तो ये जो है एंगस्ट्रॉम है। अच्छा ये 0.2 नैनोमीटर के भी बराबर है, 0.2 नैनोमीटर के भी बराबर है। अब वो कैसे बराबर है, आप ना ये जो हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻10 है, इसको आप इस तरह से लिख लो 2 इंटू 10⁻⁻9, और एक पावर मैं नीचे लाकर जमा इसको प्लस की कर दूंगा इसको, तो ये इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे 2/10 तो ये 0.2 हो जाएगा, और ये नैनोमीटर है। तो बच्चों इस तरह से ये 0.2 नैनोमीटर के भी बराबर है। तो आपसे एमसीक्यूज पूछता है एंट्री टेस्ट ई कैट वगैरह के अंदर, एमडी कैट में तो ये सिलेबस में है नहीं अब, लेकिन ई कैट के अंदर पूछता है आपसे कि डायामीटर ऑफ एन एटम इज, ये होगा अल्फा ऑप्शन, ये होगा बीटा ऑप्शन, ये होगा चार्ली ऑप्शन, और डेल्टा ऑप्शन पता क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये तमाम जो वैल्यूज हैं ये डायामीटर ऑफ एटम की ही वैल्यूज हैं। अच्छा अब मुझे बताओ रेडियस क्या होता है। डायामीटर तो ये होता है ना कि आपके पास कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है या स्फेरिकल, हम उसका हाफ करें तो ये डायामीटर होता है, इसको हम कहते हैं डायामीटर। ये डायामीटर हो गया, ठीक है। रेडियस क्या होता है, अब बुक में तो नहीं बताया हुआ, लेकिन बोर्ड में ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इसका हाफ होता है, ये इसका हाफ रेडियस कहलाता है। तो बच्चों इसका हाफ कर दो, तो यहां मैं लिखता हूं रेडियस ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, एक एटम का रेडियस कितना है। तो बच्चों इसको 1 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। देखो सिर्फ ये नीचे जो नंबर है ये डिवाइड होता है और ये पावर्स डिवाइड नहीं होती, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और बच्चों इसको भी 2 पे डिवाइड करो, हाफ करना है ना हमने, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। इसको भी 2 पे डिवाइड करो तो ये 0.1 नैनोमीटर बन जाएगा। दिस इज रेडियस ऑफ एन एटम। तो नेक्स्ट जो मैस है, एक एटम का मैस कितना होता है, मैस रेंज ऑफ एटम अगर हम देखें तो जो एटम के जो मैसेज है ना, ये 10⁻⁻27 kg से लेकर 10⁻⁻25 kg तक होते हैं। बच्चों ये छोटी वैल्यू है, जितनी पावर नेगेटिव होगी उतनी ही छोटी वैल्यू होगी, और ये बड़ी वैल्यू है। तो छोटी से बड़ी रेंज में बताया है, क्योंकि एटम किसी एलिमेंट के एटम छोटे होते हैं, किसी एलिमेंट के एटम थोड़े से बड़े, तो उस हिसाब से रेंज दे दिया आपको। अब ये ग्राम में भी पूछ लेता है आपसे ग्राम में भी पूछ लेता है, और आपसे ये मिलीग्राम में भी पूछ सकता है। तो बच्चों ये अगर आप इसको ग्राम में लेकर जाना चाहते हैं तो इसको देखो, जब भी आपने छोटे यूनिट में जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हो, और बड़े यूनिट में जाना होता है तो डिवाइड करते हो। तो छोटे यूनिट में जाना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, 3 पावर कम हो जाएगी इसमें से, तो ये बन गया 10⁻⁻24 ग्राम से लेकर 10⁻⁻22 ग्राम तक, ये ग्राम में चले जाएगा।
और अगर आप इसको मिलीग्राम में लेकर जाना चाहते हो, मिलीग्राम तो उससे भी छोटा यूनिट है, फिर इसकी 10,000 से यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, इधर से निकाल दो, ये बन जाएगा 10⁻⁻21 ग्राम से लेकर 10⁻⁻19 मिलीग्राम में आ जाएगा, मिलीग्राम, और ये भी मिलीग्राम में। तो इस तरह से ये सारे एमसीक्यूज है, आपको ग्राम में, किलोग्राम में या मिलीग्राम में एटम का मास पूछ सकता है। तो आमतौर पर ना जो एटम का मास है वो एएमयू में एक्सप्रेस किया जाता है, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। ये क्या होता है, इसकी पहले आप वैल्यू देखें, इसकी जो वैल्यू है 1 एएमयू की, 1 एएमयू बराबर होता है बच्चों, ये होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो बच्चों ये भी आपको आना चाहिए, ग्राम के अंदर भी इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए और मिलीग्राम के अंदर भी। देखो अगर आप, मैंने कहा जब छोटे यूनिट में जाते हो तो मल्टीप्लाई करो, तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये भी 1 एमयू की वैल्यू ग्राम के अंदर। और ये फर्दर क्या बनेगा 1.661 इंटू 10⁻⁻21 मिलीग्राम, तो ये मिलीग्राम में आ जाएगा। बच्चों 1 एमयू क्या होता है, आप ना ये हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर भी पढ़ते हैं। तो एक कार्बन का एटम लो, उसके 12 पार्ट कर दो, 12 पार्ट में उसको डिवाइड कर दो, तो ये 2 हो गए, 4, 6, 8, 10 और 12। इस 12 में से जो एक हिस्सा है ना, इस एक हिस्से को हम 1 एएमयू कहते हैं, 1 एएमयू, यानी एक एटम के 12 हिस्से करने हैं, और 12 में से जो एक हिस्सा है, 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 एएमयू। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एटम अमेजिंगली स्मॉल पार्टिकल है, और एक एटम, एक फुल स्टॉप के अंदर, कंक्लूजन मैं आपको बता दूं बच्चों, कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, एविडेंस ऑफ एटम, कंक्लूजन amazingly small, atom is amazingly small particle, amazingly small particle, एटम जो है ना एक बहुत छोटा पार्टिकल है, amazingly small particle, full stop on your textbook, full stop, may have 2 million atoms, आपकी बुक के ऊपर जो फुल स्टॉप है उसके अंदर तकरीबन 20 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, 20 लाख हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक पानी का ड्रॉप लेते हैं ना, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, तो इसके अंदर 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। और पानी के क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, इसके अंदर 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम एटम देखें तो 9 ट्रिलियन हो जाएंगे, 9 ट्रिलियन एटम्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। तो बच्चों ये है हमारा आज का टॉपिक, इसके मैं एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड करूंगा। आप अगर ये पूरी वीडियो गौर से देखेंगे तो उन तमाम एमसीक्यूज को, उन तमाम क्वेश्चंस को आप क्रैश कर सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों दुआओं में याद रखें। और अगर आप मज़ीद वीडियोस इस तरह की चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।